विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान। कलम से माइक तक का सफर लाया नया पैगाम। रचनाकार की हर रचना अब पहुंचेगी आपके द्वार, क्योंकि आपका रेडियो है हमेशा आपके साथ। विचारों को मिले उड़ान, हर दिल की बने जुबान। आपका अरपा रेडियो हमेशा आपके साथ। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को शत्रुघ्न शाद का नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज अपने तखल्लुस के साथ आपके सामने कैसे हाजिर हुआ हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे अरपा रेडियो की श्रृंखला कलम से माइक तक के आज के मेहमान जो हैं वो एक शायर हैं। वे अपने सुनने वालों को दिल से नहीं रूह से महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी रग रग में तुझे रूह में महसूस किया, झांक कर खुद में ही जब गौर से भीतर देखा। उनमें जो प्यास है वह अपने शेर में कुछ इस तरह बयां करते हैं कि वो पनघट कब मिल पाएगा कुछ भी पता नहीं, अपनी प्यास लिए मैं जिसको ढूंढा करता हूं। उनके गीतों गजलों की हिंदी व पंजाबी भाषा में 7 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने जाने माने शायर राज मलकापुरी जी के गजल संग्रह का संपादन भी किया है और भी उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित होने के लिए तैयार हैं। उन्हें विभिन्न साहित्यिक एवं सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अनगिनत सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ रत्न, श्री महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान, तुलसी सम्मान, समन्वय रत्न, कादम्बरी सम्मान एवं अन्य कई सम्मान छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा, विश्व हिंदी रचना मंच के द्वारा उनकी पुस्तक गजल की बात गजलों के साथ के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। मुकुटधर पांडे साहित्य समिति कोरबा द्वारा भी उनका सम्मान किया गया है और विभिन्न सम्मानों से भी सम्मानित हैं। उन्होंने कई कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में शिरकत की है। आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों में उनकी रचनाएं प्रसारित हुई हैं। फूल सी मुस्कान कुछ तस्कीन पाई जिंदगी, एक दुखी के जब मेरी कुछ काम आई जिंदगी। ये अशार हैं तो प्रसिद्ध शायर, कवि, साहित्यकार श्री केवल कृष्ण पाठक केवल जी के, जो आज हमारे अरपा रेडियो के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। श्री केवल कृष्ण पाठक सर, आपका अरपा रेडियो के इस कलम से माइक तक श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरपा रेडियो के बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अरपा रेडियो के इस स्टूडियो में बैठकर हम आपस की बातें। सबसे पहले एक लाजमी सा सवाल है जो हर बार इस दौरान पूछा जाता है कि शायरी की दुनिया में या यूं कहें कि साहित्य के क्षेत्र में आपका कदम कब और कैसे पड़ा? ये मैं 1970 में जहाँ पर ये बालको कोरबा में आ गया था और उसके बाद में बालको कोरबा उस समय जो है मेरा कविता से दूर दूर का नाता नहीं था। तो अच्छा। वहाँ पर बालको कोरबा के सुरभित वातावरण में रहते हुए मुझे सन 1980 से कविता का, शायरी का ऐसा रोग लगा जो कि अब तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। वाह वाह, वाकई ये रोग ही है। तो आपने पहला शेर अपना कब लिखा? मतलब पहला जो शेर कहा, हाँ, या गजल कोई कही या नज्म, क्या वो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करेंगे? दिल की बातें दिल में रहकर दिल को बहुत सताती हैं, अक्सर ही फिर चुपके चुपके गजलों में आ जाती है। अक्सर ही फिर चुपके चुपके गजलों में आ जाती है।
इसी के साथ में एक और शेर बोल देता हूँ। जी जी। भटका ही है जब से टूटा अपने पेड़ की टहनी से, भटका ही है जब से टूटा अपने पेड़ की टहनी से। वाह वाह वाह। टूटे पत्तों को भी हवाएं कहाँ कहाँ भटकाती है। टूटे पत्तों को भी हवाएं कहाँ कहाँ भटकाती हैं। वाह वाह सर वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर शेर। आपके लिए ये जो शायरी है वो सिर्फ दिल की आवाज है, या आप समाज या दुनिया या उनको कुछ तस्वीर दिखाना चाहते हैं, कुछ आईना दिखाना चाहते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में आता है, या कोई ऐसा मुद्दा या ऐसा कोई मौजू जो है वो जो आपके जहन में आ जाता है, उसके बाद आप? शायरी जो है मैं दिल से भी करता हूँ और समाज के लिए भी करता हूँ। और शायरी जो है कथ्य के हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा जी। गमे जाना, गमे दौरा और सूफियाना, और मैं तीनों तरह की शायरी करता हूँ। अच्छा वाह। तो जब आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल आ जाए, हाँ, या ऐसा कोई मिसरा आपको सूझ जाए, हाँ, तो आप उसे तुरंत लिख लेते हैं, या अपने दिमाग में या अपने जहन में रखते हैं, फिर बाद में वक्त आने पर उसे लिखते हैं? क्या जब भी कोई भी मिसरा, कोई भी कथ्य जो है मेरे उसमें आता है जहन में, तो उस समय मैं उसे तुरंत लिख लेता हूँ। हाँ। और उसके बाद में उसके परिमार्जन करने के लिए, उसको करने के लिए फिर थोड़ा समय लेता हूँ। हाँ। और उसके बाद में उससे तब तक मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ, आगे दूसरा कुछ भी नहीं सोचता हूँ, जब तक मेरी अपनी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती है, तब तक उसी के पीछे लगा रहता हूँ, उसे मतलब तराशने का काम करता रहता हूँ। उसके बाद में ही फिर दूसरा कोई सोचता हूँ। तभी उसका कहा जाता है कि वो इस तरह बन पाता है जब आप अपने दिल से, है ना। तो एक और कुछ हो जाए गजल, या कुछ जो शेर आप सुनाना चाहें किसी गजल के? जब देश जल रहा हो फसादों की आग में, जब देश जल रहा हो फसादों की आग में, अपने घरों में जश्न मनाना सही नहीं, अपने घरों में जश्न मनाना सही नहीं। गुमराह हो न जाए किसी मोड़ पर कभी, गुमराह हो न जाए किसी मोड़ पर कभी, बच्चों पे रखना आँख जमाना सही नहीं, क्या बच्चों पे रखना आँख जमाना सही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वैसे जो अभी आपने शेर पढ़ा कि अपने घर में जश्न मनाना सही नहीं, तो अच्छा, ये जो आज की बदलती दुनिया और तकनीक जो बदल रही है, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह जो भी है, क्या आपकी शायरी में इसका भी कुछ असर पड़ा है, या जैसे कुछ विषय बदला जो है, जो दौरे, जो गमे दौरा जो है, उसका असर तो होता ही है। जैसा दौर चल रहा है उसका असर होता है, विषय हो जाते हैं। और जो शायर जो है वो जीवन भर सीखता रहता है, और उसके बाद में समय के अनुसार अपने विषय को, अपने रूपकों को, अपनी उपमाओं को, बिंबों को, उसमें नए नए बिंब खोजने का प्रयास करता रहता है। और मैं भी जो है मेरे भी जहन में नए नए विषय आते रहते हैं, उसके हिसाब से मैं अपना शायरी करता रहता हूँ। जैसा अच्छा, तो ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई गीत, नज्म या गजल ही हो, वो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, ऐसी कोई हो जाए फिर? तो ये देखिए, सभी तो मेरी जो गजलें हैं, जो भी गीत हैं, सभी मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। लेकिन एक जो है कि बहुत एक कठिन बहर थी, उसमें मैं लिखना चाहता था। मुझे बहर जो है मुतफाइलून 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 मुतफाइलून, तो इस बहर में मैंने
एक गजल कहने की प्रयास किया था, जी। उसी को सुना देता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। कोई गीत ऐसा ना हो सका जिसे दर पे तेरे मैं गा सकूं, अच्छा। कोई गीत ऐसा ना हो सका जिसे दर पे तेरे मैं गा सकूं, वो मुकाम मुझको कहाँ मिला, वो मुकाम मुझको कहाँ मिला जहाँ खुद को खुद से मिला सकूं, वो मुकाम मुझको कहाँ मिला जहाँ खुद को खुद से मिला सकूं, जी। तेरा दर ही मेरा मुकाम है, तेरी एक झलक मेरी तिश्नगी, तेरा दर ही मेरा मुकाम है, तेरी एक झलक मेरी तिश्नगी, मुझे इस खुशी से नवाज दे, मुझे इस खुशी से नवाज दे, कभी अपनी प्यास बुझा सकूं, मुझे इस खुशी से नवाज दे, कभी अपनी प्यास बुझा सकूं, अभी दूर मुझसे है वो गजल जो है घूमती मेरे ख्वाब में, अभी दूर मुझसे है वो गजल जो है घूमती मेरे ख्वाब में, मुझे हौसला दे मेरे खुदा, कभी पास उसके मैं जा सकूं, मुझे हौसला दे मेरे खुदा, कभी पास उसके मैं जा सकूं, कभी जल के मैं किसी दीप सा, कभी खिल के मैं किसी फूल सा, कभी जल के मैं किसी दीप सा, कभी खिल के मैं किसी फूल सा, मेरी एक तमन्ना है अब यही, मेरी एक तमन्ना है अब यही, मैं मोहब्बतों को लुटा सकूं, मेरी एक तमन्ना है अब यही, मैं मोहब्बतों को लुटा सकूं। वाह, क्या बात है, मोहब्बतों को लुटा सकूं, बहुत खूबसूरत अशार हैं आपके। और जो मैंने अभी आपके परिचय में मैंने कहा कि गजल की बात गजलों के साथ, ये इसमें क्या आपने लिखा है? आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऐसा था, देखिए मैंने जो शुरू में मेरे मन में ऐसा था कि शुरू में जो है गजल के बारे में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, ऐसे ही मतलब अंधेरे में ही उसको लिख देते थे, कुछ भी शायरी कर देते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे फिर इस चीज का ज्ञान हुआ कि गजल में तो बहर के बिना गजल तो खारिज हो जाती है, तो उसके बाद में फिर मैं उसमें मेहनत किया। तो उसके बाद में गजल के लिए मैंने बहुत मतलब प्रयास किया, बहुत स्टडी किया, बहुत शायरी पढ़ी। उसके बाद में जो मुझे अनुभव हुआ, जो ज्ञान हुआ, जो मैंने पढ़ा, उसको फिर अपनी भाषा में मैंने जो है गजल की बात गजलों के साथ में गजल की जो विधा है, जो गजल का विधान है, उसमें लिखने का प्रयास किया, ताकि जो नए लिखने वाले जो हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सके। मैं जाते जाते अपने लिए कुछ, अपने जाने से पहले कुछ ना कुछ नए पौध को दे के जाऊं, यही मेरे मन में विचार था कि वो एक लिख दिया मैंने। जी, बहुत अच्छा आपने ये काम किया। और उसके बाद में 115 गजलें दी हैं और सभी गजलों के ऊपर उसकी बहर लिख दिया है कि सभी को मार्गदर्शन के लिए, कि उसको पता चले कि मतलब किस बहर में लिखा है। ये हिम्मत किया कि बहर लिखने का भी, कि अपना उसके हिसाब से उसको। अक्सर शायर ऐसा नहीं लिखते हैं, ये गजल का वजन जो है मीटर नहीं लिखते हो। जैसा कि आपने तो अगली पीढ़ी को दे दिया, एक पुस्तक दे दी है, आपका कोई शायर, कोई ऐसा उस्ताद हो, आपके गुरु जो हो जिससे आपने शायरी सीखी,
हाँ या गजल लिखनी सीखी, हाँ। बहर वजन, काफिया, रदीफ जो आपने सीखा, हाँ हाँ। तो ऐसा कोई है कि जिससे आपने ये सीखा? ये देखिए, एक तो मैंने मतलब जो ये सभी चीजें सीखने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए और अपनी तरफ से बहुत मतलब उसके लिए स्टडी किया मैंने गजल के बारे में। हाँ। दूसरी बात ये है कि कोरबा में रहते हुए तो मैं मतलब गजल के बारे में मुझे आइडिया था कुछ हद तक, लेकिन उतना मतलब मैं बारीकी से नहीं सीख पाया था। जी। उसके बाद में बिलासपुर आने के बाद में ये राजमल कपूरी साहब के साथ में भी मेरा बैठना उठना काफी होता रहा। जी। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी। और मैंने बशीर बदर की शायरी पढ़ी। हाँ। और उसके बाद में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और दूसरी मतलब दूसरे भी अच्छे शायरों की शायरी पढ़ी, उनसे भी बहुत प्रभावित रहा। और बाकी तो जो है जहाँ के एटमॉस्फेयर का ऐसा प्रभाव रहा, गहरा प्रभाव रहा मेरे ऊपर, उसके हिसाब से मैं अपनी शायरी मतलब जो है उसके लिए थोड़ा सा सीखने को मिल गया। और उसके बाद में मेरी अपनी भी मेहनत उसके पीछे में बहुत ज्यादा है। वो होती है। हाँ, उसके मैंने बहुत सीरियसली एक तपस्या की तरह उसके लिए मेहनत की थी। उसके बाद में मैं लिख पाया ये सब। और ऐसा है कि बिना अध्ययन के तो कुछ होता भी नहीं है, या तो कोई अच्छा सा गुरु हो या फिर अपनी मेहनत पर अपना अध्ययन होना चाहिए। स्टडी बहुत जरूरी है। तो एक आध और हो जाए कुछ आपका। दुश्वारियों से जीस्त की जो लोग डर गए, दुश्वारियों से जीस्त की जो लोग डर गए, समझो वो मौत आने से पहले ही मर गए। समझो वो मौत आने से पहले ही मर गए। उन पर करेगा कौन यकीन बाद में कभी, उन पर करेगा कौन यकीन बाद में कभी, जो लोग अपने वादों से अक्सर मुकर गए, जो लोग अपने वादों से अक्सर मुकर गए। क्या हाल हो गया है जमाने का आजकल, क्या हाल हो गया है जमाने का आजकल, सुथरे कई जो दिल थे वो मतलब से भर गए, सुथरे कई जो दिल थे वो मतलब से भर गए। केवल वो आज भी है जमाने के रहनुमा, केवल वो आज भी है जमाने के रहनुमा, कुछ लोग जिंदगानी में वो काम कर गए, कुछ लोग जिंदगानी में वो काम कर गए। बहुत। डॉक्टर साहब, अब हम लगभग उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे हमारी श्रृंखला की लगभग अंत तक पहुंच रहे हैं। इस बीच में मैं ये चाहता था कि आप अपने पसंदीदा कोई एक और गजल या कोई नज्म हो आपकी, जैसा आप उचित समझें। प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए, प्यार का गीत कोई झूम के गाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए, वक्त को प्यार से कुछ और सजाया जाए। दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, दर्द की गोद में पलते हैं जो मजबूरी में, हौसला प्यार से उनका भी बढ़ाया जाए, हौसला प्यार से उनका भी बढ़ाया जाए। सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर, सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर, सीख मिलती है उजालों की ही मंजिल पाकर, अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए, अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए, अपने मकसद से न कदमों को हटाया जाए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पाठक सर, एक शायर के तौर पर आप अपनी भावनाओं को शब्दों में जब ढालते हैं तो आपको कितनी कोई बहुत आसान लगता है या कुछ ऐसी मुश्किल भी लगता है कुछ अपनी? देखिए अंदर की जो भावनाएं हैं उसको शब्दों में ढालना। एक देखिए, शब्द में अर्थ
अर्थ में चमत्कार पैदा करना हाँ बहुत कठिन काम होता है। हाँ भाई, उसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है वही और मेरा सवाल यही था। बहुत एक तपस्वी की भांति साधना करनी पड़ती है, तब कहीं कोई अच्छा शेर या अच्छी गजल कह पाते हैं। हाँ, और उसके लिए जो है साधना निष्काम कर्म है, कर्म लगन है जी, लगन से विचारों की पुष्टि होती वाह है। बिल्कुल सही। विचार कमाए जाते हैं, उधार नहीं दिए नहीं जाते। नहीं, मिल ही नहीं सकता। और उसके लिए जो गजल कहने के लिए जो है, जो फल की चिंता किए बिना मेहनत कर सकता है, उसी को गजल में हाथ डालना चाहिए। जी, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। आप बहुत सजा हुआ जवाब, बहुत खूबसूरत जवाब था इस मेरे सवाल का। अब चलते चलते ना एक और आपकी रचना हो जाए। उसकी बातें सोच के मेरा दिल कितना बेजार हुआ, उसकी बातें सोच के मेरा दिल कितना बेजार हुआ, ऐसा क्या मांगा था उसने मुझसे क्यों इनकार हुआ, ऐसा क्या मांगा था उसने मुझसे क्यों इनकार हुआ, जिस दम अपना चेहरा देखा सच्चाई के दर्पण में, जिस दम अपना चेहरा देखा सच्चाई के दर्पण में, मेरे अपने चेहरों का ही आपस में तकरार हुआ, मेरे अपने चेहरों का ही आपस में तकरार हुआ, मेरे कारण जब भी कोई हो जाए है दुखी अगर, मेरे कारण जब भी कोई हो जाता है दुखी अगर, लगने लगता जैसे मुझसे कोई अत्याचार हुआ, क्या बात है, क्या लगता जैसे मुझसे कोई अत्याचार हुआ, लगने लगता जैसे मुझसे कोई अत्याचार हुआ। क्या बात है, उसकी बात सोच के मेरा दिल इतना बेजार हुआ, ऐसा क्या मांगा था उसने मुझसे क्यों इनकार हुआ। वाह क्या बात है पाठक सर। बातें तो बहुत सारी हैं, आपकी गजलों में इतना आनंद आ रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा समेटना पड़ेगा, समय सीमा की पाबंदी है। अरपा रेडियो की इस श्रृंखला को आपने महफिल बना दिया है और कलम से माइक तक के इस कार्यक्रम की रौनक बढ़ाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज आपसे बात करना हमारे लिए बड़े फख्र की बात रही। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो में आए। अरपा रेडियो को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि मुझे ये मौका दिया। कलम बनी अब माइक की आवाज, रचनाओं का चमकेगा नया